नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियाज वर्ल्ड। मैं हूं नगमा। इस समय हम ये बातचीत कर रहे हैं, उसमें भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर है और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आर पार तनाव जो है वो इस स्थिति में पहुंच चुका है कि कुछ गोलीबारी की भी खबर आई है। भारतीय सेना ने बयान जारी करके कहा है कि चीनी सैनिकों ने गोलीबारी की है और चीन के जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है उसकी तरफ से जो बयान आए हैं, भारतीय सेना ने ये भी कहा है कि वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ अपने देश के नागरिकों को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समाज को भी। और इसके बीच में ये जो गोलीबारी या ये जो तनाव अपने चरम पर, ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात चीन के रक्षा मंत्री से हुई है मॉस्को में, और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात चीन के विदेश मंत्री से हो रही है, होने वाली है। ये भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो चल रही है उसके उससे अलग, लेकिन उसी पटल पे ये तमाम बातचीत जो है वो हो रही है। ये तमाम चीजें जो है दोनों के रिश्तों को काफी एक कठिन मोड़ पर लेकर आ गई हैं, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि रूस के ऊपर दबाव यूरोपियन यूनियन के देशों की तरफ से भी, नेटो की तरफ से भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो व्लादिमीर पुतिन के आलोचक रहे हैं और सबसे एक विरोध का चेहरा बने रहे हैं रूस में, अलेक्सी नावल्नी, उनकी जो पॉइजनिंग, उनको जहर देने की जो बात हुई थी, वो अब जर्मनी की तरफ से तो साबित हो गई कि उनको जहर दिया गया, लेकिन रूस इसे नहीं मानता। और इस पे जांच चल रही है, उसकी जांच के जो नतीजे हैं उनको खुलकर सामने रखने के लिए दबाव रूस पर पड़ रहा है। तो इन तमाम चीजों पर हम नजर डालेंगे। संजय जोशी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन मेरे साथ हैं इस पर चर्चा करने के लिए। चीन की जो स्थिति इस समय बनी हुई है, भारत और चीन के बीच जो तनाव है, गलवान घाटी में जो तनाव हुआ 15 जून को, उसके बाद से फिर अब पूर्वी लद्दाख में तनाव बना हुआ है, लेकिन हर दिन ये बढ़ रहा है। ऐसे समय में संजय, जब बातचीत भी हुई है और जब बातचीत हुई थी दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच में, तब जब बयान जारी किए गए पहले चीन की तरफ से, वो भी अजीब थे, क्योंकि उसने कहा कि 1 इंच भी हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे और जिस भी स्थिति में हम हैं वो भारत की वजह से है। भारत बार बार कह रहा है कि हम बातचीत की राह पकड़ेंगे, हम विश्वास करते हैं कि मामला सुलझेगा, लेकिन इस बातचीत से अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। तो आगे क्या, जब विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात होने वाली है? नगमा जी, क्योंकि बातचीत से नतीजा नहीं निकला, इसी वजह से ये तनाव निरंतर बढ़ता गया है और इस स्थिति तक आज पहुंच गया है। भारत और चीन के बीच में बराबर गलवान घाटी की घटना के बाद कई स्तरों पर चर्चाएं होती रही। कोर कमांडर्स की स्थिति पर भी स्तर पर कई चर्चाएं हुई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। बार बार डिस्कशन होता रहा कि चीन जो है स्टेटस को एंटी रिस्टोर करे, जो स्थिति पहले की थी, जून के पहले की, उस पर वापस जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन ये मानकर बैठा रहा, लगता था कि ये जो है एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो बार्गेनिंग कर रहा है, इस तो पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और ये पूरी घटना का जो गलवान में उसने किया है उसका दुरुपयोग कर जो उसने घुसपैठ जहां जहां की है वहां अपनी पैठ बनाए रखी है। तो ये जो एक डेवलपमेंट हुआ है, ये एक तरह से लॉजिकल डेवलपमेंट है, क्योंकि 31 अगस्त को फिर चीन की तरफ से प्रोवोकेशन हुआ और उसके जवाब में भारत ने कुछ कमांडिंग हाइट्स पर पैंगोंग लेक के आसपास जाकर के, जिस तरह से चीन ने हम LAC में कार्रवाई की थी, उस तरीके से हमने भी जाकर के कब्जा किया है। देखिए, अगर दो पक्षों के बीच में बातचीत होनी है तो दोनों समझते हैं कि बातचीत तभी सफल होगी जब दोनों पक्ष बराबरी के स्तर पर आपस में चर्चा करेंगे। तो ये तो जो एक मैं कहूँगा एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन रहा है, एक तरीके से एक टैक्टिकल डिसीजन रहा है इस बारे में कि जब जो भी हम बार्गेनिंग करें चीन के साथ, उसमें बराबरी के दर्जे से बार्गेनिंग हो, ताकि वाकई में अगर चीन सीरियस है स्टेटस को एंटी रिस्टोर करने के बारे में, पहले की स्थिति और LAC को फिर से पुरानी स्थिति में लाने की पोजीशन में है या चाहता है, तो ऐसा करके दिखाए। ये एक बात रही। दूसरा जो इंटरेस्टिंग है, देखिए चीन का पूरा अगर आप देखें पिछले कुछ महीने से जो उसका प्रयास चल रहा है, वो पूरे LAC को एक्टिव डिक्लेयर करना चाह रहा है। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्रवाई करते जा रहा है, चाहे वो नेपाल में करे, चाहे वो अरुणाचल में करे। उसने अभी घोषणा की कि अरुणाचल तो हमारा है, वो तो हमेशा से हमारा था, ये तो सदर्न तिब्बत है, भारत का इस पर कोई हक ही नहीं है। तो जो ये एक प्रोवोकेशन लगातार चीन की तरफ से आ रहा है, जो उसका प्रयास है,
कि भारत के लिए पूरा जो 3,500 किलोमीटर का जो LAC है उसको एक्टिव रखा जाए, भारत को इसमें बांध के रखा जाए। एक ये जो प्रयास है, ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा, दुस्साहसी प्रयास है और भारत के लिए ना भारत के लिए अच्छा है, और भारत को इसको काउंटर करना जरूर आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इस वक्त और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका सामना हमको करना है। तो भारत ने बहुत होशियारी से, मैं कहूँगा, इस वक्त जो चीन जो लद्दाख में कार्रवाई हुई, उसमें भारत ने जिस फौज को इन्वॉल्व किया, जिस टुकड़ी को इन्वॉल्व किया, वो थी SFF, जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को इस्तेमाल करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज चीन को जाता है। ये जो है, जो एक तिब्बत का मुद्दा था, तो पुराना एक तिब्बत का गढ़ा हुआ मुद्दा था, उसको फिर से हम जिंदा कर सकते हैं। अगर चीन गड़े मुर्दे उखाड़ता है तो चीन के हजारों गड़े मुर्दे हैं जो हम भी उखाड़ सकते हैं, और चीन के लिए हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम ताइवान में परिश्रम करें, हम साउथ चाइना सी में परिश्रम करें। चीन की कमजोरियां तो यहाँ हैं, हमारे फ्रंटियर पर कमजोरियां हैं, हम उनको भी चीन के लिए कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर सकते हैं। और वास्तव में तिब्बत चीन की एक दुखती रग है, उस दुखती रग पर हमने हाथ रखा। एक सिंबॉलिक ऑपरेशन था ये। SFF रही है हिंदुस्तान के, काफी समय से इसका उपयोग इंडियन आर्मी ने किया है, कई फ्रंटियर्स पे किया है। पहली बार लद्दाख में इसका इस्तेमाल किया गया, ये बताते हुए कि जो तिब्बतन लिबरेशन का जो एक उसके साथ जो एक जुड़ा हुआ है, तिब्बत को मुक्त करने की जो पुरानी एक परंपरा जुड़ी हुई है, उसका फायदा उठाते हुए भारत ने पहली बार एक्नॉलेज किया कि ये एक फोर्स है जो हमारे पास उपलब्ध है, और एक सिंबॉलिक मैसेज भेजा कि हम और जगह भी आपको हट कर सकते हैं। तो अगर चीन हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, चीन हमारी कॉस्ट बढ़ाता है, हमें परेशान करता है इस तरीके से, तो हम भी पूरी कुव्वत रखते हैं उसको ज्यादा भारी मात्रा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अपने बॉर्डर पर नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। तो पावरफुल मैसेज चीन को गया है। अब जो निगोशिएशन होते हैं, देखते हैं किस तरफ जाते हैं, और वास्तव में आपने कहा गंभीर है। ये जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भी स्पष्ट बोला कि बहुत गंभीर स्थिति है, और आवश्यक है कि राजनीतिक स्तर पर दोनों देश इसका समाधान निकालें, क्योंकि ये सिलसिला नहीं चल सकता है, और वास्तव में नहीं चल सकता है। बिल्कुल, राजनीतिक स्तर पर उसका मसले का हल निकालने की बात है। तो राजनीतिक स्तर पर हमने देखा कि जो सबसे ऊंचा स्तर पर बातचीत हुई पॉलिटिकली, वो रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई जब से ये तनाव बना है, और अब विदेश मंत्री मिल रहे हैं। तो ये भी सवाल है कि इसके आगे क्या प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग भी बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत ही डीप कॉन्वर्सेशन की बात की है एस जयशंकर ने, हमारे विदेश मंत्री ने, पॉलिटिकल लेवल पे, राजनीतिक स्तर पे। ऐसे में इस जब बातचीत की बात संजय जी कर रहा है चीन, वो बार बार कहता है कि हम डिसएंगेजमेंट और डायलॉग जो है वो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट के लिए जरूरी है। तो बात तो हो रही है डिसएंगेजमेंट की, लेकिन साथ साथ अग्रेशन जो है, आक्रामकता है, वो बढ़ रही है, और ज्यादा वहां पर सैनिक का जमावड़ा है और टैंक्स लाए गए हैं, और वहां पर जो जमीनी स्थिति, जो हमारी सेना के बयान आए हैं, चीन की तरफ से जमीनी स्थिति बिल्कुल नहीं बदली और आक्रामक है। ग्लोबल टाइम्स को आप देख लीजिए, ग्लोबल टाइम्स ने जो आज जिस तरह के बयान छापे हैं, जो चीनी सरकार का मुखपत्र है, वो कह रहा है कि वी मस्ट वार्न इंडिया सीरियसली, यू हैव क्रॉस्ड द लाइन, और भी कई तरह की बातें हैं। तो ये तमाम चीजें एक साथ एक बौखलाहट चीन की तरफ से जो है वो नजर आती है, जो कि चीन की हमेशा की रणनीति रही है। आप बातचीत की बात करिए, पर आप इधर अपना आक्रामक रवैया अपनाए रखिए। तो ये कंटिन्यूएशन है, उसी पॉलिसी में निरंतरता देखी जा रही है। क्या चीन की तिलमिलाहट स्पष्ट है, और तिलमिलाहट के कारण भी अब स्पष्ट है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि अगर निगोशिएशन होना है, अगर बातचीत होनी है, तो वास्तव में अच्छा निगोशिएशन, सफल निगोशिएशन तभी होता है जब दोनों पार्टियां जो है निगोशिएट करने वाली बराबरी का दर्जा रखती हों, एक दूसरे को उतना ही नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती हों जितनी दूसरी पार्टी रखती है। तो वो स्थिति भारत ने पैदा करने की कोशिश की, और सफल रूप से की है। तो यही चीन की जो तिलमिलाहट है उसका कारण ये है। तो अगर चीन वास्तव में शांति चाहता है, वास्तव में बातचीत करना चाहता है, तो मौका अच्छा है। इस वक्त उच्च स्तर पर बात हो करके, चाहे वो विदेश मंत्री के स्तर पर हो, मैंने सोचा प्रधानमंत्री के स्तर पर बात जानी भी चाहिए, विदेश मंत्री के स्तर पर बातचीत का समाधान हो करके अल्टीमेटली सोल्यूशन निकलना चाहिए, और जल्दी निकलना चाहिए।
जी, और विदेश मंत्रियों की जो बातचीत अभी होने वाली है उससे क्या नतीजा निकलेगा ये देखना है। जब तमाम जो हम कहते हैं रक्षा विशेषज्ञों से जब आप बात करें, जब हम बात करते हैं, तो एक ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि जो हाल सियाचिन का हुआ, मैं ज्योग्राफिकल तुलना नहीं कर रही इसका, पर जिस तरह सेना का जमावड़ा वहां पर लगातार बनाए रखना पड़ा, क्या ये जो इलाका है पैंगोंग झील का दक्षिणी इलाका भी और ये पूरा ईस्टर्न लद्दाख का सेक्टर, ये अगला सियाचिन बनने की स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है, क्योंकि सैनिक जमे हुए हैं, कोई तरह के डिसएंगेजमेंट खास हुआ नहीं है, मिलिट्री लेवल पे बातचीत तो चल ही रही थी लगातार, जो बेनतीजा रही, राजनीतिक स्तर पे बातचीत चल रही है, पर हम जिसको देख कहते हैं कि हिमालय की जो चोटियां हैं ऊंची ऊंची, इनका सैन्यकरण एक तरह से इन घटनाओं से पूरा होता चला जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और लगता है कि चीन का प्रयास ही रहा है कि कैसे इस इलाके का सैन्यकरण करके एक कॉन्फ्लिक्ट, जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाए इस क्षेत्र में। तो कुछ समय के लिए ये एक लाइव बॉर्डर बना रहेगा और भारत का प्रयास यही रहेगा कि कैसे ना कैसे यहाँ पर जैसे भी वो शांति मेंटेन की जाए, लेकिन शांति रखते हुए चीन का हर पैंतरा है उसका जवाब देने की आवश्यकता लगातार पड़ेगी। और जिस तरीके से अब जवाब दिए, आगे भी आकर के अगर चीन फिर किसी प्रकार का दुस्साहस करता है तो पुनः भारत को तैयारी रखनी पड़ेगी कि कैसे उसका जवाब फिर से दिया जाए। तो एक तरीके से एक एक्टिव एलएसी ये बनती जा रही है और इसका समाधान राजनीतिक स्तर पर ही हो सकता है, जिसके लिए बातचीत दोनों देशों के बीच में आवश्यक है। उसी लिए जरूरी है कि स्पष्ट मैसेज जिस प्रकार से भारत ने दिया है कि इसकी सिर्फ भारत के लिए कॉस्ट नहीं है, ये सिर्फ भारत के लिए महंगा सौदा नहीं है, ये चीन के लिए भी महंगा सौदा हो सकता है। और महंगा सौदा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, महंगा सौदा कर अन्य चीजों पर भी हो सकता है। स्ट्रेटेजी के मामले में महंगा सौदा हो सकता है। अगर तिब्बत का मामला सुलगता है, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका भी अंतरराष्ट्रीयकरण होने लगता है, जैसे अमेरिका से भी आवाजें आने लगी हैं कि पोम्पियो ने कहा है कि तिब्बत में, और काफी समय से आवाज चल रही है कि तिब्बत में जिस प्रकार की कार्रवाई चीन कर रहा है, जो ह्यूमन राइट्स का वहां पर अब्यूज हो रहा है, जो तिब्बत की स्वायत्ता पर कब्जा किया गया, उस एक स्वायत्त राज्य को उन्होंने बिल्कुल अपने कब्जे में ले लिया, ये बिल्कुल गलत है। चीन की तिब्बत की स्वायत्ता जरूरी है। चीन की किसी न किसी रूप में चीन को उसकी स्वायत्ता, तिब्बत की स्वायत्ता आवश्यक है। इसकी तरफ अगर कार्रवाई शुरू होती है तो चीन के लिए एक ताइवान के अलावा, और मैंने कहा एक दुखती रग है चीन की है, ताइवान पर तो कहीं ना कहीं चीन अपना क्लेम कर सकता है, तिब्बत पर तो उसका जो क्लेम है बहुत ही कमजोर है। कहना कि 18वीं सदी में मांगचू कुछ राजाओं का कुछ दशकों तक राज रहा था और जिससे तिब्बत हमारा है, एक बहुत ही उथला थोथला सा क्लेम है जिसका कोई बेसिस नहीं। तो ये एक मुद्दा है जिसका अंतरराष्ट्रीयकरण चीन अपनी हरकतों से खुद करवा देगा। तो इसलिए चीन को भी संभल कर इसमें पांव रखने होंगे और हाँ, नेगोशिएट करे, शांति मेंटेन करे, ये जरूरी हो जाता है। जी, और एक और बात इस पे समझना चाहती हूँ मैं भी कि ये इतना ज्यादा जो आक्रामकता हम इस समय देख रहे हैं संजय जी चीन की तरफ से, दुनिया भर से एक पुशबैक भी है। चीन जो है, अगर हम कहें तो एक बैड बॉय जैसे एक बिहेवियर है दुनिया भर में, ये एक इमेज उसकी बनती चली जा रही है और एक बहुत ही आक्रामक देश है। खास करके इस महामारी के बाद एक तो छवि उस पर खराब हुई, उसकी एक पुशबैक दुनिया भर से देखा गया। और उसी दौरान में इसकी जो आक्रामकता इतनी बड़ी, एक साउथ चाइना सी में तो जो है वो है ही मामला, यहाँ पर भारत के खिलाफ जो आक्रामकता भी इतनी बड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो तनाव रहा वो भी हमने देखा। वजह क्या आपको लगती है कि चीन अचानक से इस समय इतने तमाम, जिसको कहते हैं कि तमाम फ्रंट्स खोलकर तैयार है, जबकि उसके यहाँ अपनी महामारी, उससे डील करना, ये भी कहा गया कि शायद शी जिनपिंग की खुद ऐसी घरेलू उनके ऊपर दबाव है, इसलिए वो ये कर रहे हैं, आक्रामक बन रहे हैं, उनको एक ऐसे आक्रामक नेता के तौर में अपने को दिखाना है। क्या ये वजह है, या जो कश्मीर में भारत सरकार ने किया वो वजह है? कई अलग अलग आकलन हैं इस पर, आप क्या सोचते हैं? चीन को खासकर जो प्रेसिडेंसी है उनको लगता है इस वक्त ये मौका है, पूरी दुनिया अभी कमजोर है, अपने कहीं ना कहीं अपनी अपनी समस्याओं में सब व्यस्त हैं, चाहे वो भारत है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूरोप है, जो भी देश है अभी पैंडेमिक से लड़ने में व्यस्त है। तो चीन को लगा कि ये एक मौका है जब बाकी सारे देश कमजोर हो रहे हैं, और अगर या तो चीन 50 साल इंतजार करे और फिर जो है अपना
अपनी अपना जो वर्चस्व है कि चाइना नंबर 1 होना चाहता है दुनिया भर में, जो चीन का रास्ता है वो दुनिया भर में अपनाया जाए। चीन एक हेजेमोनिक पावर बनना चाहता है, चाहे कब्जा भले ही दूसरे देशों पर ना करे, लेकिन जो एक चाइनीज वे है उसका फैलाव करके एक अपनी हेजेमनी जो स्थापित करना चाहता था, वो BRI के माध्यम से जो कर रहा है, अन्य बातों से कर रहा है, कि ये जो मौका है अच्छा मौका है। जो देश उसकी तरफ नहीं है, जो उसकी तरफ उससे मुकाबला रखने की कुव्वत रखते हैं, उनको कैसे दबाया जाए। तो इसलिए उसने सब जगह, अगर आप देख रहे हैं, जहां जहां आप देख रहे हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो भारत का बॉर्डर हो, ऑस्ट्रेलिया, सबके ऊपर दबाव बराबर बना के रखा हुआ है कि देखिए आप सब अभी कमजोर हैं, अगर आप चीन के रास्ते पर चलोगे तो शायद आपको ज्यादा अच्छी बेहतर दुनिया मिलेगी। तो ये जो मैंने पहले से कहा है कि ये एक आइडियोलॉजीज की लड़ाई है। चीन सोच रहा है कि ये मौका है, और चीन, जो यहाँ तक जी का सवाल है, वो तो कहते हैं कि जो चीन है वो नंबर 1 देश बनेगा दुनिया में और मैं इसको बनाऊंगा। तो उसी पर उनका पूरा, जैसे ट्रंप अमेरिका फर्स्ट कहते हैं, जी का चाइना फर्स्ट है, कि चीन सबसे नंबर 1 रहेगा दुनिया भर में, और चीन उनके बूते पर वो चीन की शक्तियां खुद वो अपनी जनता को बताना चाहते हैं। तो यही सिलसिला चल रहा है जिसकी वजह से चीन आज इतना अग्रेसिव हो रहा है। तो डोमेस्टिक कंपल्शंस भी आप कह रहे हैं, और सभी जगह पे वो एक राष्ट्रवाद जो है, और अमेरिका फर्स्ट हो या चाइना फर्स्ट हो, वो भी देखा जा रहा है। ट्रंप इसमें वैसे कूद पड़े तो कहा था कि अगर मेरी जरूरत है तो मैं भी विचार करूं और मसले को हल करूं। बहरहाल ट्रंप रूस पे कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं अलेक्सी नावल्नी की बात कर रही हूँ, जो कि राष्ट्रपति पुतिन के सबसे मुखर आलोचक रहे और विरोध का वहां चेहरा रहे। फिर उनको पॉइजनिंग, उनको जहर देने की बात हुई, जिसको रूस ने डिनाई किया। जर्मनी की जांच में साबित होता है, नेटो ने भी कंफर्म किया है कि इनको जहर दिया गया, लेकिन ट्रंप इस पे कुछ नहीं कह रहे। और ट्रंप ने ये कहा बल्कि कि रिपोर्टर से आग्रह किया कि आप लोग चीन पर ध्यान दें, वही इस समय दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है, रूस की बात छोड़ दीजिए। तो इसको इंटरेस्टिंग है ये देखना, और साथ साथ ये भी कि रूस के ऊपर जर्मनी की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से दबाव है। ये खतरा बना हुआ है कि मर्कल पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है उसको कैंसिल कर सकती है, जो इनका इतना पेट प्रोजेक्ट रहा, कुछ ना कुछ सैंक्शंस लगा सकते हैं वहां पे। देखिए, जो इस वक्त रूस में घटनाक्रम चल रहा है, पहली चीज आप ये ध्यान दीजिए कि एक बेलारूस में कुछ घटना घटी। बेलारूस में जो लुकाशेंको हैं, उनके खिलाफ विरोध की आवाजें बढ़ती चली गई। हालांकि लुकाशेंको, अगर आप देखें, लुकाशेंको बहुत ज्यादा रूस के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित नहीं थे। लुकाशेंको ने हमेशा अपनी एक इंडिपेंडेंट राजनीति खेली है, और इतने सालों में वो प्रयास करते रहे कि वो यूरोप को भी अपने साथ जोड़ लें। रूस से थोड़ी दूरी बना रहे हैं, और रूस से उनकी खटपट लगातार चलती रहती थी, खासकर एनर्जी ट्रेड को लेकर के खटपट लगातार चलती रहती थी। तो ऐसा नहीं कि रूस लुकाशेंको से बहुत ज्यादा खुश थे। लुकाशेंको एक तरीके से कई मायनों में जर्मनी से, दूसरे देशों से यूरोप में उनके संबंध बनाना चाह रहे थे। पॉम्पे भी वहां आए थे, अमेरिका को भी इन्वाइट करते थे, और चीन का बहुत भारी इन्वेस्टमेंट, चीन एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था। चीन का बेलारूस में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा था, जो एक नदर्न BRI है जिसमें रूस भी इंटरेस्टेड है, और बेलारूस के माध्यम से चीन यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में पेट करना चाह रहा था। तो चीन ने एक बहुत बड़ा प्रेजेंस यहाँ बनाया हुआ था। अगर आप देखें, लुकाशेंको को सपोर्ट आज कौन कर रहा है? चीन कर रहा है, रूस कर रहा है। और इंटरेस्टिंग है, लुकाशेंको सबसे पहले सामने आकर के बोले कि जो ये नावल्नी के पॉइजनिंग की घटना हुई है, जिसको लेकर के जर्मनी और पुतिन के बीच, मर्केल और पुतिन के बीच में कहासुनी हुई है, लुकाशेंको कहते हैं कि हमारे पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन है कि पोलैंड और जर्मनी की साठगांठ ने एक फेक पॉइजनिंग का पूरा एक आडंबर रचा। नावल्नी को कुछ नहीं हुआ था, ये सब आडंबर रचा गया है, और मेरे पास इसका प्रूफ है। सबसे पहले आकर के पिछले हफ्ते उन्होंने ये भाषण दिया। तो ये देखिए, एक वहां बेलारूस की घटना को लेकर के एक रस्साकशी वहां पर भी चल रही है। दूसरी तरफ अगर आप रूस में देखें, खबरोस्क में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है पुतिन के खिलाफ। कलर रेवोल्यूशंस की एक हिस्ट्री रही है इस क्षेत्र में, और पुतिन नहीं चाहते कि कहीं भी क्षेत्र में कलर रेवोल्यूशंस हों जो कि स्थापना को चैलेंज करें, चाहे वो लुकाशेंको की स्थापना हो, चाहे वो पुतिन की स्थापना हो, चाहे कोई भी स्थापना हो। नावल्नी भी एक तरह से उसके एक सिंबल रहे हैं। वो एक बहुत भारी विरोध, जो रूस में करप्शन के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है, रूस की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाई है। तो एक
पुतिन की अपनी एक मेंटालिटी है, एक अपना आउटलुक है। पॉइजन किया कि नहीं किया, नावल्नी के कई सारे और भी दुश्मन थे, क्योंकि उन्होंने जो है भारी मात्रा में जितने भी रूस में केसेस हैं, करप्शन केसेस हैं, जो बड़े बड़े ऊंचे लोग हैं, उन पर आरोप सीधे सीधे लगाए थे। उनके कई दुश्मन थे, पर जो भी हुआ, एक मिलिट्री ग्रेड पॉइजन किसके हाथ में कैसे गया, कैसे उनको हुआ, कैसे उसका असर इनके ऊपर किया गया, कैसे किसने किया, ये सब इन्वेस्टिगेशन की बात है। नतीजा निकलेगा नहीं निकलेगा, पुतिन का इसमें कितना हाथ है, वो कहना संभव है, और शायद कभी मालूम भी नहीं चलेगा कि वास्तव में पुतिन ने करवाया कि नहीं करवाया। लेकिन हाँ, जर्मनी और रूस के बीच में जो रिश्ता था उसमें जरूर दरार आई है, क्योंकि वेस्ट जो है एक तरीके से जहां तक जर्मनी और रूस का संबंध है, उनका एक संबंध रहा है, एक नजदीक भी है और एक टेंशन का भी संबंध रहा है। इसका अगर आप ट्रम्प के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पुतिन और ट्रम्प एक तरह से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। पुतिन वास्तव में चाहते हैं कि ट्रम्प बने रहे। अगर ट्रम्प बने रहते हैं अमेरिका में, तो हालांकि ये कहना कि वो उसको जिता रहे हैं अलग बात है, लेकिन अगर ट्रम्प अमेरिका में बने रहते हैं तो यूरोप और अमेरिका का जो एक क्लोजनेस है, एक जो नजदीकी रिश्ता है, वो टूटता है। और रूस जो है अपना एक जो उसका प्रयास रहा है कि कैसे वो वेस्ट एशिया में, कैसे वो यूरोप में, या कैसे वो चीन के साथ मिलकर के दूसरे देशों में अपनी पैठ कायम करे, अपना वर्चस्व कायम करे, उसमें उनको सहायता मिलती है। तो पुतिन वास्तव में अगर ट्रम्प हारते हैं नवंबर में, तो पुतिन शायद सबसे ज्यादा दुखी इंसान है। उनका एक बहुत बड़ा जो एक वेपन है उनके हाथ में, वो निकल जाता है, जो उनकी जियोपॉलिटिक्स का वेपन है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है इस पूरे एरिया में, जिसको समझना आवश्यक है। जी, और ये बहुत दिलचस्प है देखना कि नेटो जो है वो इस बात पर हामी भर रहा है कि नर्व एजेंट का इस्तेमाल किया गया नावल्नी को खत्म करने के लिए। नावल्नी कोमा से बाहर आ गए हैं, अब आगे क्या होगा, जैसा आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ भी सामने ना आए कि किसने क्या किया, लेकिन जो यहाँ पर एक बड़ी रणनीति के तहत जो खेल चल रहा है उसमें ये साफ है कि यूरोप से जिस तरह के संबंध रूस के हैं उस पर फर्क पड़ा, खास करके जर्मनी। और ये जर्मनी और रूस के बीच में जो रिश्ते हैं उसका सबसे खराब दौर कह सकते हैं। वो जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उस पर असर पड़ सकता है, नॉर्थ स्ट्रीम 2 उस पर असर पड़ सकता है, और नेटो के साथ जो रिश्ते रहे उस पर भी आप देख रहे हैं कि असर पड़ेगा। और रूस थोड़ा अलग थलग होगा, हालांकि रूस इस बात को कभी भले ही माने ना, झुके नहीं। जी, असर पड़ेगा वो भी देखने की बात है, क्योंकि पाइपलाइन लगभग पूरी हो चुकी है, बड़ी मात्रा में उसमें इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है, और ये जर्मनी के लिए भी। लेकिन मर्कल पे दबाव है कि वो उसको कैंसिल करे, रद्द करे, क्या मुमकिन है? प्रोजेक्ट मर्कल सबसे बड़ी सपोर्टर रही है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की। बिल्कुल। अगर आप देखें तो अमेरिका और जर्मनी के बीच में जो रिश्ते कमजोर हुए हैं, तो दरार पैदा हुई, वो इसी पाइपलाइन को लेकर के हुई थी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार कहते रहे कि जर्मनी क्यों इतनी भारी मात्रा में रूस से गैस खरीदना चाहता है, उसको तो अमेरिका से गैस लेनी चाहिए। और उन्होंने कई मायने में पोलैंड का उपयोग करके, दूसरे देशों का उपयोग करके ये कहने की कोशिश की यहाँ एलएनजी टर्मिनल लगा करके गैस लेना ज्यादा अच्छा है अमेरिका से, बनिस्बत की रूस से नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन बना करके जर्मनी गैस पहुंचाई जाए। तो एक तरीके से ट्रम्प तो विरोध करते रहे नॉर्थ स्ट्रीम का, और मर्कल खड़ी रही और कहती रही। तो आपको याद होगा सैंक्शन भी लगाए गए, अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे कुछ कंपनीज पर जो नॉर्थ स्ट्रीम में काम कर रही थी। यहाँ तक अमेरिका गया था अपने एलायंस के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ, लेकिन मर्कल बराबर बरकरार रही अपने स्थान पर। तो मर्कल इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती रही। तो आज उनके लिए कहना कि इस पर ये प्रोजेक्ट अफेक्ट हो सकता है, एक तरीके से पुतिन को एक सिग्नल देना जरूर है, लेकिन वास्तव में होगा नहीं होगा, जब इतने भारी इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं वो मुश्किल है, क्योंकि कई सारी कंपनियों का हित आज इसमें जुड़ा हुआ है, जो कि न सिर्फ रूसी कंपनियां हैं पर जो कि यूरोपियन और जर्मन कंपनीज। आप कह रहे हैं कि जो अभी ये चल रहा है ये दिखावे के लिए बहुत सारी चीजें होंगी, पर जो यथास्थिति है वो भी बरकरार रहेगी इसी तरह की यहाँ इस इलाके में रिश्तों की जहां तक बात है। जी हाँ, दबाव बनाने के लिए जरूर इस वक्त कहा जा रहा है कि नॉर्थ स्ट्रीम पर इफेक्ट होगा, लेकिन मर्कल भी इसमें थोड़ी डामाडोल स्थिति में वाकई में होगा। सैंक्शन लगेंगे, क्या सैंक्शन लगेंगे, आज क्या सैंक्शन लगेंगे जब नॉर्थ स्ट्रीम प्रोजेक्ट लगभग पूरा ही हो चुका है और कुछ ही महीनों में उसमें गैस दौड़ने लगेगी। जी,
धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस चर्चा के लिए। इंडियाज वर्ल्ड के इस आज के एपिसोड पे इतना ही। जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, भारत और चीन के बीच जो तनाव है वो लगातार बना हुआ है और उस पे क्या डेवलपमेंट्स है उस पर हमारी नजर लगातार रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।